समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। 18 साल के इंतजार के बाद भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई मदर ऑफ ऑल डील्स। यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट की मौजूदगी में डील को पीएम मोदी ने बताया भारत के इतिहास का सबसे बड़ा एफटीए। कहा यह सिर्फ व्यापार समझौता नहीं, साझा समृद्धि का ब्लूप्रिंट है। भारत ईयू एफटीए से एग्रीकल्चर, ऑटो, स्टील को छोड़कर सभी भारतीय प्रोडक्ट पर ईयू में इंपोर्ट ड्यूटी जीरो। 93% प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी खत्म। टेक्सटाइल, केमिकल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए खुलेंगे यूरोप के दरवाजे। 25 लाख से कम कीमत वाली यूरोपियन कारों पर ड्यूटी से कोई राहत नहीं। ईवी, पेट्रोल, डीजल, हर तरह की कार पर 25 लाख की सीमा होगी लागू। यूरोप से आने वाले अल्कोहल, बियर, प्रोसेस्ड फूड, फार्मा पर कम होगी ड्यूटी। चावल, चीनी, बीफ, चिकन एफटीए से बाहर। बजट से पहले बाजार में जो सेंसेक्स निफ्टी तेजी के साथ बंद। निफ्टी बैंक करीब 1.5% की तेजी के साथ बंद। मिड कैप इंडेक्स की भी बढ़त पर क्लोजिंग। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। विपक्ष ने पूरे सत्र का एजेंडा ना बताने पर जताया ऐतराज। सरकार की सफाई, विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा। सत्र के पहले हिस्से में राष्ट्रपति का अभिभाषण और बजट पर होगी चर्चा। देश भर में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। दिल्ली हेडक्वार्टर की सुरक्षा बढ़ी। यूपी में सवर्ण सांसदों को चूड़ियां भेजी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले कोई भेदभाव नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से पर्यटकों की मस्ती के साथ रास्तों पर मुसीबत बढ़ी। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे को किया गया बंद। ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी। और सबसे पहले बात भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई मदर ऑफ ऑल डील्स की। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच 18 साल की लंबी बातचीत के बाद एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऐलान हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा की मौजूदगी में इस ऐतिहासिक एफटीए पर हस्ताक्षर हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महा डील को भारत और यूरोपियन यूनियन के रिश्तों का नया अध्याय बताया है। आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। आज 27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये एफटीए कर रहा है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। वहीं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और ईयू के बीच एफटीए को गेम चेंजर बताया है। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन है और इससे भारत को एक्सपोर्ट के लिए बड़ा बाजार मिलेगा और टैरिफ के मोर्चे पर भी बड़ी राहत मिलेगी। This agreement covers almost 99% of the total exports that are sent from India to the European Union and about 97% plus of the total exports from European Union to India. As I said,
On marine products, almost 94% of the tariff lines and almost the entire value of goods that are exported are going to get duty-free access. As I said before, areas like textiles, apparel, home decor, furnishing, where India has very serious labor-intensive interests, 100% of the European market will be open for business from day one. तो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए एफटीए में क्या क्या बातें हुई हैं, इसमें भारत को कैसे फ़ायदा होगा, इस पूरी डील को समझने के लिए हमारे साथ है लक्ष्मण राय। तो लक्ष्मण जी बताइए, इसको मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों कहा जा रहा है और इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा? यूरोप से आने वाला सामान, कौन सा सामान कितना सस्ता हो जाएगा? दरअसल जब से इस डील को मदर ऑफ ऑल डील कहा गया तो मुझे था कि आखिर मदर ऑफ ऑल डील कह क्यों रहे हैं। तो मुझे लगा कि चलो यूरोप पे 27 देश हैं, 27 देशों के साथ ये डील हो रही है, इसीलिए इसको मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। लेकिन मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। दरअसल जो भारत ईयू के बीच डील हुई है, दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील है। इतनी बड़ी ट्रेड डील कभी नहीं हुई है। दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसका 1/4 का प्रतिनिधित्व ये डील करता है। भारत की इकोनॉमी और यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी को जोड़ दें तो 25% पूरी दुनिया की इकोनॉमी के बराबर है। दुनिया की कुल आबादी का 30% से ज्यादा का प्रतिनिधित्व करता है ये दोनों पक्ष इस डील होने के बाद। इस डील की अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, जितना भी ग्लोबल ट्रेड होता है, दुनिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं, उसका 1/3 एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन्हीं दोनों पक्षों में होगा, भारत और यूरोपियन यूनियन में। बता दो कि दुनिया भर में कुल $33 ट्रिलियन का कारोबार होता है, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पूरी दुनिया में चल रहा होता है। और इसमें से 33 ट्रिलियन में से 11 ट्रिलियन का कारोबार भारत और ईयू के बीच मिलकर के अभी होता है, जिसको आगे चलकर दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसकी एक खास बात यह है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस डील से फायदा जो होगा हर उस सेक्टर को होगा जहां पर रोजगार के मौके ज्यादा मिलते हैं। एग्रीकल्चर, ऑटो और स्टील को छोड़ दीजिए, इसमें अलग अलग तकनीकी चीजें हैं। बाकी सभी प्रोडक्ट पर जो यूरोपियन यूनियन में जाएंगे उस पर यूरोपियन यूनियन कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएगा या फिर घटा देगा। यह भारतीय प्रोडक्ट की खासियत होगी। डील लागू होने से पहले ही दिन भारत के 90% सामान पर यूरोप में 0% ड्यूटी लगेगी, यानी वहां पे सामान जाएगा, कोई ड्यूटी यहां पे नहीं लगेगी। उसके बाद डील लागू होने के 7 साल बाद अलग अलग चरणों में 3% सामानों पर 0 ड्यूटी हो जाएगी। तो 90% और 3%, यानी 7 साल के भीतर 93% सामानों पर यूरोप में कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी भारतीय सामानों पर। इसकी खासियत आप अंदाजा आप लगा सकते हैं। जो बाकी सामान बचे उसमें 6% जो सामान है उसमें या तो कोटा तय कर दिया जाएगा और कोटा वाली संख्या पर ड्यूटी कम होगी या फिर ड्यूटी में छूट दी जाएगी। तो आप देखिए कि इतनी बड़ी तादाद में कुल मिलाकर आप कहें तो 96.7% सामान पर, भारत के 96.7% सामान पर वहां पे छूट मिलेगी। और भारत भी जो है सो यूरोप के सामानों पर छूट देगा। भारत जो है पहले दिन से 30% यूरोपीय सामानों पर छूट देगा, यानी इंपोर्ट ड्यूटी 0 करेगा। आगे चल के बाकी किस्तों में इंपोर्ट ड्यूटी 0 करेगा। 10 साल में 93% सामान पर, यूरोप के सामान पर जो भारत में इंपोर्ट होगा, इंपोर्ट ड्यूटी 0 करेगा भारत। तो 10 साल में 93%। बाकी जो सामान बचते हैं 3.7% जो सामान है उसमें कोटा के तहत ड्यूटी छूट दी जाएगी या फिर वैसे ड्यूटी में छूट दी जाएगी। इस डील की खासियत यह है कि यूरोप से आने वाले सामान पर यह प्रावधान लागू होगा। तो लक्ष्मण जी, अगर हम कुछ एग्जाम्पल से समझना चाहें किस सामान पर कितनी ड्यूटी घटने वाली है, तो क्या डिटेल है? बिल्कुल, दरअसल वही असली काम की चीज है कि किन किन सामान पर ड्यूटी कम हो जाएगी। यूरोप के कौन से सामान यहां सस्ते होंगे, यहां के कौन से सामान यूरोप में सस्ते होंगे। तो मिसाल के तौर पर यूरोप में अभी भारतीय सामानों पर जो एवरेज ड्यूटी है, औसत ड्यूटी है 3.1% है, 8% है, जो घट करके 3.8% से 0.1% हो जाएगा। आप पूछे कौन कौन से सामान? मरीन प्रोडक्ट जो यूरोप जाता है भारत से, अभी 26% की ड्यूटी लगती है। डील होने के बाद 0% ड्यूटी लगेगी, कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। केमिकल सेक्टर पर ड्यूटी अभी 12.8% लगती है। डील होने के बाद
कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, 0% ड्यूटी लगेगी। प्लास्टिक रबड़ 6.8% ड्यूटी अभी लगती है, लेदर पर 17% ड्यूटी अभी लगती है, टेक्सटाइल पर 12% अभी ड्यूटी लगती है। डील होने के बाद इन तीनों सामानों पर कोई ड्यूटी यहां पे नहीं लगेगी। अप्रैल पे 12% की ड्यूटी अभी लगती है, डील होने के बाद कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। जेम्स एंड ज्वेलरी पर 4% ड्यूटी लगती है, डील होने के बाद कोई ड्यूटी यहां पे नहीं लगेगी। फर्नीचर, कंज्यूमर गुड्स पर अभी 10.5% की ड्यूटी लगती है, खिलौने पर 4.7% ड्यूटी लगती है, डील होने के बाद कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। यानी यूरोप के बाजारों में बगैर किसी ड्यूटी के सामान, भारतीय सामान जा सकेंगे। एक चीज और बता दूं, अगले सवाल पे आप जाएं, आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल कर लाया हूं कि चॉकलेट जो होते हैं जो यूरोप से यहां आएंगे उस पर अभी 50% की ड्यूटी लगती है, उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। यानी यूरोप के चॉकलेट बड़े सस्ते में आपको मिल जाया करेंगे। पास्ता के अगर शौकीन है आप या आपके घर में बच्चे, तो अभी 50% की ड्यूटी लगती है, वो 0% ड्यूटी लगेगी। यानी यूरोप से आने वाला पास्ता बिल्कुल आधे दाम पर आपको यहां मिल सकेगा। तो ये भी एक अच्छी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी। और बढ़ते हैं आगे। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एफटीए से इंजीनियरिंग गुड्स के एक्सपोर्ट में 25% की बढ़ोतरी हो सकती है। इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मुताबिक इस डील के बाद हमारा एक्सपोर्ट $20 बिलियन से बढ़कर $25 बिलियन हो जाएगा। इस बारे में ईईपीसी के चेयरमैन पंकज चड्ढा से बात की हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। ये जो डील हुई है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच, ये किस तरह का डील है और किस तरह से इसमें इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट को फायदा होने वाला है? अभी इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर टू ईयू। हमारा $20 बिलियन का एक्सपोर्ट है, 20 to 21 बिलियन का एक्सपोर्ट है। सो हमारा मोर और लेस समझे मोर देन 25% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इज बाय ऑफ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट। एंड इसमें सभी तरह मेजर कंपोनेंट्स इसमें आते हैं, इंडस्ट्रियल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, आयरन एंड स्टील। तो हमारे हिसाब से इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड जो मशीनरी एस्पेक्ट है, इलेक्ट्रिकल एंड इंडस्ट्रियल मशीनरी, उस पर तो ज़ीरो ड्यूटी हो गया है। सो दैट वुड बी वेरी गुड फॉर अस, क्योंकि हमारा एटलीस्ट जितने भी मशीनरी एक्सपोर्ट्स है दैट उस पर ज़ीरो ड्यूटी होएगा। एज फार एज आयरन एंड स्टील, आई थिंक दिस चैप्टर इज स्टिल under negotiation or some final decision has been recently taken। कार्बन टैक्स की बात चल रही थी। नहीं, कार्बन टैक्स अलग है, आयरन एंड स्टील का कोटा के ऊपर है, वो अब मोरलेस फाइनल हुआ है। अब वो फाइनल कॉन्टूर जब पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि आयरन एंड स्टील में कितना हमको बेनिफिट मिलेगा। एज फार एज आयरन एंड स्टील का एक्सपोर्ट जो करीब $5 बिलियन का एक्सपोर्ट है, ठीक है। एज फार एज कार्बन टैक्स इज कंसर्न, हमारा तो एक ही यही पॉइंट है कि इफ देर इज सम बेनिफिट गिवन फॉर एमएसएमई, इट वुड बी वेलकम। और ईयू के साथ जो एफटीए हुआ है उसमें कॉमन मैन की नज़र में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा है वो है गाड़ियाँ और दूसरा वाइन। तो गाड़ियों में ख़ास करके लग्जरी गाड़ियों को लेकर बड़ी उम्मीद जगी है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं मर्सिडीज़ बेंज इंडिया के एमडी एंड सीईओ संतोष अय्यर। मिस्टर अय्यर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। देखिए, पहला बिल्कुल कॉमन सवाल लोगों की तरफ से मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी गाड़ियाँ कब से सस्ती होने जा रही हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं बोलूँ कि ये कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, बिकॉज गाड़ी सस्ती नहीं होगी। जो आप सोशल मीडिया में पढ़ रहे हो और देख रहे हो वो हकीकत नहीं है, बिकॉज 90% से ऊपर की गाड़ियाँ हम इंडिया में लोकली मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसमें आज भी ड्यूटी सिर्फ 16% है। सो ये जो 110% ड्यूटी जो हम बोल रहे हैं कि 35% में होगा या 40% होगा, इससे ये जो 90% गाड़ियों पे कोई असर नहीं होगा। तो दैट इज़ वन पार्ट। जो अब बचा सीबीयू की जो बात करें, जो हम बड़ी जो सुपर लग्जरी गाड़ियाँ हम सीबीयू इंपोर्ट करते हैं, वो सिर्फ 5% हमारी वॉल्यूम है। और वो भी ऐसा नहीं है कि आज हम इंपोर्ट करते हैं यूरोप की प्राइस में 110% की ड्यूटी लगाते हैं, 40% जीएसटी लगा के आज मार्केट में बेचते हैं। बिकॉज अगर मैं फॉर एग्जांपल जी वैगन की बात करूँ, जी वैगन अगर मैंने वही हिसाब से इंडिया में बेचा तो 6 करोड़ के ऊपर होगा, आज हम 4.5 करोड़ में बेच रहे हैं। सो प्राइसिंग एक ऐसा चीज़ है जो हम मार्केट जो एब्जॉर्ब करता है वो हिसाब से हम करते हैं। टैक्सेस काफ़ी हद तक हमने भी एब्जॉर्ब किया है, बट एफटीए से
जरूर थोड़ी प्राइस ये CBU गाड़ियों की इन द लॉन्ग रन, नॉट ओनली प्राइस बट अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, नई गाड़ियाँ आ सकती है मार्केट के अंदर। बट अगर हम 90% के ऊपर की बिजनेस की बात करें या मार्केट की बात करें, वहाँ प्राइजेस में कोई चेंज नहीं होगा। इनफैक्ट कीमतें बढ़ रही है, कीमतें ऑलरेडी लास्ट ईयर 5 से 6% बढ़ी थी, अब इस साल 1 जनवरी से 2% बढ़ रही है और हर क्वार्टर 2% बढ़ेगी। और उसके रीज़न है एक्सचेंज रेट। अगर आप रुपी का अगर आप देखो 19% डिप्रिशिएट हुआ है रुपी टू द यूरो, और गाड़ियों की कीमतें सिर्फ 6% से बढ़ी है। तो और भी 12-13% और बढ़ना है गाड़ियों की कीमत, जो मे बी बिकॉज ऑफ FTA। अगर CKD में भी सुनने में आया है कि गवर्नमेंट ने 16% का ड्यूटी 8.5% पर लेके आ रहे हैं, और ऑल्सो पार्ट्स में 0% ड्यूटी होगा। तो इस वजह से थोड़ा एक बेनिफिट मिलेगा कि 2027 के आगे शायद प्राइस इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं पड़े। बट आज अगर आप देखो यूरो 109 रुपया है टू द यूरो, सो इससे there is no option but to increase price. So unfortunately I don't have a better news on car price, but FTA is very welcome. I think ये हम बहुत सालों से मांग रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे थे, बिकॉज ये जो इकोनॉमी में जो इम्पैक्ट होगा बिकॉज ऑफ FTA, हम तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट देख रहे हैं। बिकॉज लास्ट 10 साल में जो पर कैपिटा GDP बढ़ी है, उसके वजह से हमारी गाड़ियों की सेल दुगनी हुई है, और आगे चल के जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट बनी है बिकॉज ऑफ दिस FTA, इससे और पर कैपिटा GDP बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, और जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट से हमारी सेल भी बढ़ेगी। बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप इनडायरेक्टली भी देख रहे हैं इसको, और ओवरऑल इकोनॉमी पर जो इसका इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव होगा, उसका लाभ भी आपको मिलेगा। लेकिन ये बताइए कि ये जो पूरा कार का सेगमेंट है, खास करके लग्जरी कार का सेगमेंट है, या यूरोपियन कार्स जो इंडिया में है, वो पूरा लैंडस्केप क्या इससे प्रभावित होता हुआ आपको लग रहा है? किस स्पीड से प्रभावित होगा, कब से ये शुरू होगा ट्रांजिशन, और क्या बदलाव हमें देखने को मिलेंगे? सो देखो, मैं मास मार्केट के बारे में तो नहीं कमेंट कर पाऊंगा। जो यूरोपियन प्लेयर्स है इंडिया में, जो उनका क्या स्ट्रैटेजी है, कौन सी गाड़ियाँ लाएंगे, कम कीमतों में कुछ आएंगे। बट लग्जरी मार्केट की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने कहा, हम काफ़ी सारी 90% गाड़ियाँ हम लोकली बना रहे हैं यहाँ पे, 16% आज ड्यूटी हम भर रहे हैं उसके अंदर, तो इसीलिए ज़्यादा कोई प्राइस में चेंज नहीं होगा। बट क्या है ना कि ज़्यादा कस्टमर को ऑप्शन मिलेगा, ग्लोबल लॉन्चेस हम तुरंत ला पाएंगे इंडिया के अंदर, और बट ओवरऑल ट्रिकल डाउन इफेक्ट से ज़्यादा हमें इफेक्ट होगा देन ये टैरिफ रिडक्शन से। बट पार्ट्स की अगर आप बात करो, कंपोनेंट्स की बात करो, आज इंडिया काफ़ी बड़ी तरीके से यूरोप को एक्सपोर्ट करता है ऑटोमोटिव पार्ट्स। अब ये रुपी डेप्रिसिएशन एक्चुअली पॉजिटिवली इम्पैक्ट करना चाहिए एक्सपोर्ट्स, प्लस यूरोप जो 0% FTA है फॉर पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स, इससे इंडिया की जो कंपोनेंट इंडस्ट्री है उसमें भी काफ़ी सारा पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है फॉर एक्सपोर्ट्स आउट ऑफ इंडिया। बट गाड़ियों की सेल अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो ये दिस विल बी मोर ऑफ ए ट्रिपल डाउन इफेक्ट। प्लस एक सेंटिमेंट ड्रिवन मार्केट है लग्जरी, लोगों को लग्जरी गाड़ियाँ कोई ओकेशन के लिए लगता है या फॉर सर्टन रीजंस। सो और अभी ये जो EU इंडिया FTA के वजह से जो पॉजिटिव सेंटिमेंट जो जनरेट होगा मार्केट में, इससे शॉर्ट टर्म में फॉर श्योर सेल्स में पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होने की अपेक्षा है। तो चलिए, ये एस्पिरेशंस का मार्केट है, इतना प्राइस सेंसिटिव भी नहीं होता, और अय्यर साहब ने बहुत ही बिल्कुल कट टू कट बता दिया कि होने क्या होने वाला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना समय निकालने के लिए। पढ़ते हैं खबर में आगे, और आज आवाज़ अड्डा में भी हम बात करने वाले हैं भारत EU के बीच हुए FTA की। इंडिया और EU मदर ऑफ ऑल डील्स, शाम 7:57 पर ज़रूर जुड़िए। हम यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता के नाम पर लाए गए UGC के नए नियमों को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। दिल्ली से दौसा तक सवर्ण समुदाय के संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है। उनका आरोप है कि UGC का उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने का नियम सवर्णों के खिलाफ है, और इसी के खिलाफ दिल्ली, लखनऊ और राजस्थान के दौसा समेत देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुआ है। सवर्ण समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे, गुस्सा दिखाया और UGC के नियम वापस लेने की मांग की। दिल्ली से दौसा तक सवर्ण समुदाय के संगठनों का ये गुस्सा UGC के नए नियम पर है। कहना यह है कि UGC का उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने का नियम
2026 सवर्णों के खिलाफ है और इसी के खिलाफ दिल्ली, लखनऊ और राजस्थान के दौसा समेत देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुआ। सवर्ण समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे, गुस्सा दिखाया और यूजीसी के नियम वापस लेने की मांग की। यूजीसी जो एक्ट आया है वो बहुत ही गलत एक्ट आया है, उससे सिर्फ और सिर्फ सवर्ण का शोषण किया जाएगा, इसी कारण से वो एक्ट लाया गया है। हमारी ये एक सूत्रीय मांग है, यूजीसी एक्ट वापस होना चाहिए, वापस होना चाहिए, वापस होना चाहिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 2026 में नए नियम बनाए हैं, जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। ये नियम यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए है। नियमों के मुताबिक हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एक इक्विटी कमेटी बनानी होगी। ये कमेटी एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायत सुनेगी और तय समय में उसका निपटारा करेगी। कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और महिलाओं का होना जरूरी है। कमेटी का काम कैंपस में बराबरी का माहौल बनाना और पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए योजनाएं लागू करना है। और सवर्ण यानी कि जनरल कैटेगरी के छात्र इसी बात का विरोध कर रहे हैं। देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो चुकी है, क्योंकि सवर्ण यानी कि जनरल कैटेगरी के छात्रों का आरोप है कि ये नियम सवर्णों के खिलाफ है। नियमों में सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ भेदभाव की बात है। जनरल कैटेगरी के छात्रों को भेदभाव का शिकार माना नहीं गया है। सवर्ण समाज के लोगों का कहना है कि नियमों का फायदा उठाकर कोई भी छात्र सवर्णों को फंसाने के लिए झूठी शिकायत कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसके खिलाफ याचिका दायर हो चुकी है। इस बीच सूत्रों ने खबर दी कि सरकार की कोशिश है कि सभी तथ्य सामने रखे जाएं, जिससे भ्रम न फैले। इसके लिए मंत्रालय सभी भ्रांतियों को दूर करने के लिए विस्तृत स्पष्टीकरण जारी कर सकता है। बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूं। रेनो इंडिया ने अपनी पॉपुलर एसयूवी डस्टर का फेसलिफ्ट वर्जन पेश किया है। इसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा और इसकी कीमत की घोषणा मार्च में की जाएगी। कंपनी ने फिलहाल इसकी प्री बुकिंग 21,000 रुपए लेकर शुरू कर दी है। कैसी है नई रेनो डस्टर, बता रही हैं दीपाली राणा। डस्टर वो गाड़ी है जिसने एसयूवी सेगमेंट को पायनियर किया, स्पेशली मिड साइज सेगमेंट को, और अब कंपनी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस लेकर इसको आई है। शुरुआत करेंगे इंजन ऑप्शन के साथ। तो 3 इंजन ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं डस्टर के साथ। 1.8 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन मिलेगा विद डुअल मोटर। इसके अलावा आपको 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 163 एचपी की पावर लैंड करेगा, और इसके अलावा 1 लीटर का टर्बो इंजन मिल रहा है। इसके फ्रंट को पूरा रीडिज़ाइन किया गया है। आपको नई LED हेडलैम्प्स मिलते हैं। ये आईब्रो शेप्ड LED DRLs मिल रहे हैं जो कि टर्न इंडिकेटर का भी काम करते हैं। नई ग्रिल आपको मिल रही है। डस्टर की बैजिंग आपको मिलती है लेटर फॉर्म में फ्रंट में। इसके अलावा नीचे पिक्सल फॉर्म में फॉग लैम्प्स दिए गए हैं, और यहाँ पर इस लोअर बम्पर में आपको ये सिल्वर स्किड प्लेट भी मिलती हैं। इसके अलावा आपको ये फ्री फ्लोटिंग स्क्रीन मिलती है। 10.1 इंच की टच स्क्रीन है जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट मौजूद है। सिमिलर साइज का ही डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है। इनफैक्ट ये टेक लोडेड है, आपको इसमें इनबिल्ट गूगल मिलता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग ये है कि आपको डस्टर में 6 तरीके से एडजस्टेबल इलेक्ट्रिकली ड्राइवर सीट मिलती हैं। वेंटिलेटेड फंक्शन भी आपको इसमें मिलता है। सीट्स कंफर्टेबल हैं, बकेट स्टाइल की हैं, और डेफिनेटली मल्टीपल एडजस्टमेंट्स तो मिलते हैं ही। कंपनी इसे 7 साल की वारंटी के साथ लॉन्च करेगी। जो टर्बो वेरिएंट्स हैं उनके प्राइसेस मिड मार्च में रिवील होंगे और तभी से उनकी डिलीवरी स्टार्ट होगी। वही जो 1.8 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन है उसकी डिलीवरीज या फिर उसका लॉन्च कंपनी दिवाली से एक्सपेक्ट कर रही है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस 10 से 20 लाख के रेंज में हो सकते हैं।
और इसी के साथ आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहेगा। बजट के दिन है, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। नमस्कार।